हम सेल बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा सेल का या सेल बायोलॉजी का इंट्रो है प्लस सेल वॉल के बारे में है थोड़ा सा। सबसे पहले इसके अंदर है व्हाट इज सेल। सेल एक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ की। फंडामेंटल बोल रखा है और स्ट्रक्चरल बोल रखा है। इसका मतलब सेल सबसे छोटी यूनिट ऐसी है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, वो एक लिविंग है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना मतलब उसे 10 या और सेल की ज़रूरत नहीं है। एक यूनिसेलुलर सेल भी लिविंग होता है क्योंकि उसके पास अपना साइटोप्लाज्म है, अपनी मेम्ब्रेन है, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियस है। ठीक है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एक्टिविटी ये सब चलता रहता है सेल के अंदर, तो वो एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और वो सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, जैसे एंजाइम ग्रोथ, सिग्नल देना या डीएनए से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो सारे परफॉर्म कर सकता है। इससे कुछ भी थोड़ा होगा ना, एनीथिंग लेस देन दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से थोड़ा सा भी कम, जैसे उसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा दो, लिपिड हटा दो, प्रोटीन हटा दो, तो वो अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे एज अ लिविंग। ठीक है, इसलिए सबसे छोटी यूनिट क्या लिविंग की सेल है। सेल तक आकर मतलब अगर हम ऑर्गेनिज्म से शुरू करें, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन, फिर टिश्यू लेवल, फिर सेल, और सेल में से भी फिर लिपिड, प्रोटीन ये हटा दे, कार्ब्स हटा दे, तो ये सारे तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, बट यहाँ से सब लिविंग है इंक्लूडिंग सेल। तो सबसे छोटी यूनिट सेल ही है। उसके बाद एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक था, उन्होंने क्या करा था, बॉटल कॉर्क से एक डेड सेल वॉल क्या करी थी, डेड सेल्स की वॉल निकाली थी। किसने डिस्कवर करी थी सेल वॉल, कॉर्क में से रॉबर्ट हुक ने। एंटोन वॉन लीवेनहुइक ने क्या करा था, सेल को स्टडी करा था। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने तो डेड सेल को स्टडी करा था, मतलब डेड सेल वॉल ही होता है, लेकिन जो एंटोन वॉन लीवेनहुइक था इन्होंने एक लाइव सेल को स्टडी करा था अपने माइक्रोस्कोप से। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने स्टडी करा था वो था एल्गे स्पाइरोगायरा को, और इसको उन्होंने नाम दिया था एनिमल क्यूल्स, जिसका मतलब होता है लिटिल एनिमल। ठीक है, और ये किस तरह के थे, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारे कर दिया, आरबीसी, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, स्पर्म सेल्स, प्रोटोजोइन सबको। और जैसे ये वाइट ब्लड सेल्स थे ये इन्होंने कहाँ से निकाले थे, आरबीसी तो बता दिए। डब्ल्यूबीसी से इन्होंने ना एक पेशेंट की बैंडेज में, जो मतलब पस की एक बैंडेज थी, जैसे किसी को हो नहीं जाते पस पड़ जाती है, तो जैसे बैंडेज लगाया तो उस बैंडेज को निकाल के जैसे फेंक देते हैं, तो वो जो बैंडेज के अंदर पस आ गई ना, उस पस सेल से डब्ल्यूबीसी उन्होंने वो करे, चेक करे थे। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा है। जो सेल वॉल को मतलब जो इंडिपेंडेंट सेल वॉल है ना, जैसे हम पहले ना ये कंसेप्ट चलता था, एक सेल है ये, दूसरा सेल है, इसकी जो सेल वॉल है ना ये कॉमन है दोनों की, ऐसा नहीं होता। इंडिपेंडेंटली हर एक सेल की अपनी अपनी सेल वॉल होती है। ये किसने डिस्कवर करा था, इंडिपेंडेंट है सेल वॉल, कार्ल रुडोल्फी ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम सबसे पहले सेल थ्योरी के ऊपर। सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट ने दी थी, मैथियस स्क्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। स्क्लाइडेन एंड स्वान की थ्योरीज भी बोलते हैं। इन्होंने क्या दिया था कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल्स क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी, और दूसरा सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल है, ये भी बेसिक है। ठीक है, एक ही जैसे सेल है, मतलब वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और कॉम्पोजिशन भी उनका सेम ही है। ठीक है, इतना ही बताया था किसने, स्क्लाइडेन और स्वैन ने। प्लस उन्होंने ये भी बोला था स्ट्रक्चरल यूनिट है, वायरस इसमें नहीं होते। अपनी बुक में बताया था, सेलराइज नाम की इनकी एक बुक आई थी। ठीक है, इसमें बताया था 38 में स्क्लाइडेन ने बताया था, 39 में स्वान ने बताया था। उसके बाद 19 ईयर्स तक ये ना कंसेप्ट पड़ा रहा कि सेल आते कहाँ से है। फिर आए रुडोल्फ। रुडोल्फ 1855 में, देखो 38, 39, फिर 55, 19 ईयर्स बाद उन्होंने बोला जो सेल है ना वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, जिसका मीनिंग है ओमनी सेलुला ए सेलुला। ठीक है, ओमनी ए सेलुला, इसका मीनिंग है कि जो न्यू सेल अराइज होएगा वो अपने ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है। ठीक है, और इस थ्योरी की, ये जो रुडोल्फ ने सेल थ्योरी दी थी, दोनों को मिला के, किसको मिलाकर, इसकी स्क्लाइडेन और स्वैन की जो थ्योरी थी उनको मिला के जब रुडोल्फ ने थ्योरी दी अपनी, उसके क्या क्या एक्सेप्शंस थे। सबसे पहले जो वायरस है ना, कंप्लीट वायरस पार्टिकल, जैसे कि वायरॉन हो गया, या उसकी सिर्फ डीएनए, प्रोटीन कोट, नेक्ड है या एनवलप्ड है, जो भी है, प्रोटीन कोट की बात हो रही है वो, वायरॉइड, आरएनए इंटरफेरेंस एजेंट, ये सारे, वायरुसॉइड, प्रायोन और आरबीसी, सीव ट्यूब, ये क्या है, ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, ये बता रखा है। सबसे पहले हम चलते हैं, कंप्लीट वायरस पार्टिकल क्या होता है, उसको हम वायरॉन बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकल क्या होता है, इसके पास एक डीएनए होता है और एक प्रोटीन कोट होती है। अब वो नेक भी हो सकता है डीएनए, और एनवलप में एनक्लेप्टिव भी हो सकता है। उसके बाद आता है वायरॉइड। वायरॉइड क्या है, रॉइड मतलब इसमें से कुछ निकाल दिया गया। ये क्या होता है, आरएनए होते हैं और ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, कोवलेंटली क्लोज पैक्ड होते हैं ये। ठीक है, वायरसॉइड की बात आ जाए तो ये सेटेलाइट आरएनए होते हैं और इनको इन्फेक्शन करने के लिए हेल्पर वायरस की ज़रूरत होती है। हेपेटाइटिस वी वायरसॉइड, या फिर जैसे हेपेटाइटिस वी वायरसॉइड है, इसको क्या रिक्वायर्ड होता है, हेपेटाइटिस वी वायरस। ठीक है, वायरसॉइड को वायरस चाहिए होता है इन्फेक्शन करने के लिए। प्रायोन की बात करें तो ये डीजनरेटेड न्यूरॉन्स में मिलता है, मतलब ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। प्रायोन है ना, जैसे वायरॉइड था इन्फेक्शियस एजेंट, प्रायोन क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन। इससे जो डिसीज़ होती है वो स्क्रैपी डिसीज़ होती है शीप्स में, और पार्किंसन डिसीज़ होती है। ठीक है,
आरबीसीज और सीव ट्यूब सेल्स है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, आरबी सेल में नहीं होता और सीव ट्यूब सेल में नहीं होता, न्यूक्लियस डिवाइड होता है इनमें। उसके बाद करते हैं हम सेल के टाइप की। टाइप ऑफ सेल देखें तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना, मतलब बैक्टीरिया की बात चल रही है, उनके पास ना जीनोफोर होता है। जीनोफोर उनकी न्यूक्लियोइड को कहते हैं, क्योंकि उनका न्यूक्लियस जो है वो उसकी जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उनके पास, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बीच में कोई डिफरेंशिएट बाउंड्री नहीं होती, एनवलप नहीं होता, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, उसी चीज़ को उन्होंने जीनोफोर कह रखा है। और उसमें राइबोसोम किस होते हैं 70S प्लस क्या होता है उसमें प्लाज्मिड होता है। और इसमें कैसा ट्रांसफर होता है हॉरिजॉन्टल, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, ठीक है, इसने यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाई और ये दूसरे से हो गया ट्रांसफर, तो ये कैसा है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। यूकैरियोट की बात करें तो ये इसमें होता है वर्टिकल ट्रांसफर और ट्रांसफर, और इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है। जैसे यूकैरियोट सेल है, ये कंपार्टमेंट बन गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट, ऐसे ऐसे अलग अलग वैक्यूल, ऐसे कंपार्टमेंट होती है इसके अंदर। वर्टिकल ट्रांसफ़र होता है इसमें, ये मेल है, ये फीमेल है, इसका एक्स आया, इसका वाई आया और फिर ये एक्स वाई बना, ठीक है, वर्टिकल ट्रांसफ़र होता है। मीजोकैरियोन की बात करें तो मीजोकैरियोन का जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोट की तरह होता है, मतलब वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियस, और डिवीजन लेकिन ये प्रोकैरियोट की तरह करता है। ए माइटोसिस करता है, क्योंकि माइटोसिस तो यूकैरियोटिक का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ए माइटोसिस किसका है प्रोकैरियोट्स का। उसके बाद देखें तो अगर सेल का देखा जाए, सेल को कितने प्रोसेस परफॉर्म करने होते हैं। एक तो होता है सेल का मेटाबॉलिज्म। एनिमल के केस में एक होता है ग्लाइकोलिसिस जो साइटोसोल में चलता है, टीसीए साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये सिस्ट्री में चलती है। प्लांट की बात करें तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलेगा। एक काम हो गया मेटाबॉलिज्म का, दूसरा सेल का काम होता है कम्युनिकेट करना या सिग्नलिंग करना, तीसरा अपनी साइकिल चलाना, चौथा उसकी डेथ अपोप्टोसिस, ठीक है। और क्या था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस देखने के लिए ना एक फाइलोजेनेटिकल ओवरव्यू एनालिसिस आया था, किसने दिया था, कार्ल वूस ने दिया था 1977 में। क्या दिया था कि अगर देखना है हमें इनमें कोई कंजर्व रीजन क्या है सारे एंटायर प्रोकैरियोट में और एंटायर यूकैरियोट में, 16 SRNA और 18 SRNA, ठीक है। ये अभी पता चल जाएगा जब हम मोल बायो करेंगे ना, तो उसमें आएगा इसका कि कैसे आइडेंटिफिकेशन होती है प्रोटीन के टाइम पे, ठीक है, ट्रांसलेशन के टाइम पे। तो प्रोकैरियोट्स में क्या मिलता है हमेशा 16 SRNA और यूकैरियोट में 18 मिलते हैं। अभी थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि किस किस की सेल वॉल में, सेल वॉल टॉपिक चल रहा है ना हमारा, किस किस की सेल वॉल में क्या क्या मिलता है। ये है माइकोप्लाज्मा ट्यूबरक्लोसिस। माइकोप्लाज्मा को अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी के पास सेल वॉल नहीं होती, तो इसके मतलब इसके अंदर क्या मिलता होगा, इसके अंदर माइकोलिक एसिड मिलता है। बैक्टीरिया की बात करें तो उसका सेल वॉल होती है, और कैसी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की। म्यूरिन मतलब इसके अंदर शुगर, अमाइनो शुगर होती है, अमीनो एसिड वाली शुगर होती है अमाइनो, तो हम सबसे पहले इसी पे चलते हैं। हाँ अब देखो, इसमें सबसे पहले जो बेसिक है ना, जो दोनों में कॉमन है, वो है आउटर कवरिंग क्या होगी, बाहर ग्लाइकोकैलिक्स भी हो सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स ऐसा होता है दो टाइप का हो सकता है, या तो वो बहुत लूज होएगा, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है एक शुगर की ना कॉटिंग होती है बैक्टीरिया के ऊपर, या तो वो बहुत स्लाइमी होएगी, मतलब लूज होएगी तो उसको स्लाइमी बोलेंगे, या फिर वो बहुत टाइट होएगी तो उसको कैप्सूल बोलेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है बाहर बैक्टीरिया के आउटर साइड पे, या फिर पिलाई हो सकती है, नेगेटिव में मिलती है पिलाई, ठीक है, जो कंजुगेशन का काम कराती है, सिक्स प्लाई भी बोलते हैं उसको। फ्लैजिला होता है उसके मूवमेंट के लिए, फिम्बरे होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में मिलती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के ऊपर। ग्राम पॉजिटिव की बात करें इसके पास दो चीज़ें मिलती है, एक तो पेप्टाइडोग्लाइकन और एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये उसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर की बात है, सेल वॉल की बात चल रही है मतलब, ठीक है। तो इसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव में ना थिक होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, कितना 20 से 25 नैनोमीटर तक, ठीक है। इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन में दो यूनिट मिलती है, नाग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। इन दोनों के बीच में ना ये नाग और नाम है, जी लगा देती हूँ मैं, नाग और नाम, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, ग्लाइकोसिडिक बीटा 1,4 लिंकेज होती है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में सारा आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या क्या होता है, एक तो ये हो गए नाम नाग, और दूसरा होता है अमाइनो एसिड्स। और एक चीज़ हो रहा है, ये जो नाम और नाग होते हैं ना, ये लाइसोजाइम जो हमारे आंसुओं में मिलता है, टीयर्स में जो होता है लाइसोजाइम, उससे ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसलिए अगर जैसे हवा चलते धूल मिट्टी कुछ भी, उसके बाद अगर कोई बैक्टीरिया आइस में आ जाए ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, तो आंसू आ जाते हैं ना, तो वो जो टीयर्स है ना उसमें लाइसोजाइम होता है और वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये डिस्ट्रॉय किससे हो सकता है, डिस्ट्रॉय बाय लाइसोजाइम, क्या बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल डिस्टर्ब हो जाती है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट जाता है लाइसोजाइम से। अमाइनो, और इसके पास नाग नाम के साथ साथ क्या होता है अमाइनो एसिड होते हैं, कितने होते हैं, 4 टेट्रापेप्टाइड होता है, एल एलानिन, एल ग्लूटामिक, डैप, मीसो डाई अमीनो पाइमेरिक एसिड, और डी एलानिन। डी एलानिन होता है, ये याद रखना है, ठीक है। सब में ये नहीं मिलता नॉर्मली, प्रोटीन में तो बिल्कुल नहीं होता, एल होती है प्रोटीन में सारे, ठीक है। तो डी एलानिन होता है, प्लस इसमें क्या होता है, जो ये है ना टेट्रापेप्टाइड, ये क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करते हैं, और इसके साथ में यहाँ पे लाइसीन भी मिलता है,
पॉजिटिव की बात करें तो। अमाइनो एसिड पढ़ लिया, अब बारी है टिकॉइक एसिड की। टिकॉइक एसिड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है रिजिडिटी? इस ये क्या है, वाटर सोल्यूबल होता है एक तो टिकॉइक एसिड, और इसके ऊपर एक एंटीजन होता है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि ये टिकॉइक एसिड क्या है, टिकॉइक एसिड है पॉलीऑल फॉस्फेट, मतलब पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल और रोबिडियोल। ये ग्लिसरॉल या रिबिटॉल का क्या है, पॉलीमर है। ग्लिसरॉल में ये वाला चार्ज होता है ना PO4-2, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या होता है, अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नीशियम आयंस को और सोडियम आयन को, ठीक है। इसलिए ये जब ये अट्रैक्ट करते हैं ना इनको, मैग्नीशियम और सोडियम आयन को, तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। पेरिप्लाज्मिक स्पेस की बात करें तो ये थिन होता है। थिन कैसे होता है वो भी नीचे बता दूंगी मैं। सबसे पहले पेरिप्लाज्मिक स्पेस ना, इसका कैसे एक्ट करता है, देखो बैक्टीरिया के पास कोई ER तो होता नहीं है, और ER हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है, कितने वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बैक्टीरिया में क्या सीन चल रहा होता है, जो उसका पेरिप्लाज्मिक स्पेस है ना, पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहाँ होता है हमारा, सेल वॉल और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी गैप है वो सारा पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, उसमें पेरिप्लाज्मिक फ्लूइड होता है। ये थिन होता है पॉजिटिव के केस में, ग्राम पॉजिटिव के, ठीक है। इसकी बिल्कुल सिमिलैरिटी किसकी तरह होती है, ER की तरह, मतलब ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, फोल्ड करने में भी, ऑक्सीडेशन में भी, क्वालिटी कंट्रोल करता है। बेसिकली मेन क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है। इसके पास क्या एंजाइम मिलते हैं ER के पास, अल्कलाइन फॉस्फेट, साइक्लिक फॉस्फेटाइडेज, एसिड फॉस्फेटेज और परमीएज, ये 4 तरह के एंजाइम मिलते हैं। अब इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लो कैसे है। ये देखो, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब इस पे भी आएंगे, इससे पहले हम बाहर की बात कर रहे हैं सेल वॉल की, ठीक है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस ये रहा, येलो वाला, ठीक है। ये इसके अंदर हाइड्रोलिक एंजाइम होते हैं, ये रहे, ये जो बताए थे मैंने अभी, परमेज, एसिड फॉस्फेटेज, साइक्लिक फॉस्फेटाइडेज, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन में नाग और नाम था, ठीक है। ये नाग और नाम आपस में किससे जुड़े थे, ग्लाइकोसिडिक β14 लिंकेज से। उसके बाद टेट्रापेप्टाइड था, ये रे, एलेनिन, ग्लूटामिक, डैप और एलेनिन, डैप के साथ में लाइसिन भी है, ठीक है। लेकिन ये नाम से ये कैसे जुड़ा है, टेट्रापेप्टाइड लैक्टिक एसिड की चेन से, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद एक चेन ये रही, देखो नाम के ऊपर ही होएगा, ये जो नाम है ना, नाम के साथ ही टेट्रापेप्टाइड लगी होगी दो हर बार, ठीक है, नाग के साथ कोई नहीं है। तो जो पहले नाम की होगी ना, फर्स्ट नाम का, डैप से, लाइसिन से या डैप से, यहाँ पे एक लिंकेज बनेगी, क्रॉस लिंकेज, और वो किसकी होगी, 5 ग्लाइसिन की होगी। ग्लाइसिन को X से डिनोट करते हैं और इस एलेनिन को Y से डिनोट करते हैं, तो ये GXY की XY लिंकेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो एंटीबायोटिक होती है ना, पेनिसिलिन, वो कहाँ एक्ट करती है, जब वो देते हैं ना, वो इसी लिंकेज पे एक्ट करती है, और ये लिंक नहीं बना तो सेल वॉल सारी बिखर नहीं जाएगी, ये ऐसे चिपका के रखती है हर बार, ऐसे ऐसे, ठीक है, क्रॉस लिंक्स बनाती है। टिकॉइक एसिड ये रहा हमारा, ठीक है, ये टिकॉइक एसिड है। और अगर ये टिकॉइक एसिड हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाए ना, तब इसको लिपोटिकॉइक एसिड बोलेंगे। और इसमें क्रॉस लिंकिंग कैसी होती है, एक तो होती है लाइसिन टाइप, जो मैंने ये बताया, लाइसिन से अटैच होती है, और दूसरी होती है डैप टाइप, अगर वो डैप से अटैच हो रही है, ठीक है। और कुछ है इसमें, और कुछ भी नहीं है, अभी तक हमने यही देखा है इसमें। पेप्टाइडोग्लाइकन, नाम और नाग और उसके एसोसिएटेड अमाइनो एसिड्स जो क्रॉस लिंक में हेल्प करते हैं। लाइसोएंजाइम से क्या हो जाता है, नाग और नाम डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्यों, क्योंकि उनका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये जो अमाइनो एसिड है वो नाग से कैसे जुड़े होते हैं, लैक्टिक एसिड के थ्रू। टिकॉइक एसिड की बात करें तो रिजिडिटी देता है, क्यों, क्योंकि ये पॉलीऑल फॉस्फेट है, मतलब पॉलीमर है ग्लिसरॉल का, जिसके पास नेगेटिव चार्ज और ये अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को। पेरिप्लाज्मिक स्पेस की बात करें तो वो ER की तरह काम करती है, और उसके पास ये सारे एंजाइम है, ठीक है। और वो कितना है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस थिन है। ये जो नाक 2 लेयर है ना, इससे कम है, थिन है। और यहाँ पे भी देखो 2 लेयर है नाक की, सिर्फ यहाँ है, यहाँ और यहाँ, ये इक्वल है दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ तो नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ भी है, तो इसका पेरिप्लाज्मिक जो नेगेटिव वाला है ना, इसका पेरिप्लाज्मिक स्पेस बड़ा है। अब हम चलते हैं नेगेटिव के ऊपर। ग्राम नेगेटिव में हमने देखा ना क्या था हमारा, पेप्टाइडोग्लाइकन और पेरिप्लाज्मिक स्पेस, बस ये 2 चीज़ें पड़ी थी। पेप्टाइडोग्लाइकन में नामनाग और टेट्रापेप्टाइड और टिकॉइक पड़ा था। अब चलते हैं हम नेगेटिव पे। नेगेटिव में हमें सबसे पहले देखना पड़ता है आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल। ये जो आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल है, ये किसकी बनी होती है, लिपोपॉलीसेक्राइड की, मतलब इसके अंदर लिपोप्रोटीन होते हैं, फॉस्फोलिपिड होते हैं और पोरीन वो स्ट्रक्चर होता है। तो पोरीन की वजह से परमिएबल भी है, ठीक है। क्या ट्रांसपोर्टर है ये भी देखते हैं। ये फर्दर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है 3 टाइप्स की बनी होती है, लिपिड ए, कॉर पॉलीसेक्राइड, ओ एंटीजन। अब मैं एक बार दिखा दूँ इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद ये फर्स्ट नाक की लेयर, ये फर्स्ट नाक की लेयर, इतना पेरिप्लाज्मिक स्पेस, इधर भी इतना पेरिप्लाज्मिक स्पेस। उसके बाद ये सेकंड नाक की लेयर, यहाँ भी सेकंड नाक की लेयर, यहाँ पे कोई पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं है, पर यहाँ पर है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये रही आउटर मेम्ब्रेन, ये एक्स्ट्रा होती है नेगेटिव में। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो ये एक चीज़ दिख रही है, ये है लिपिड हमारा, अलग से एक लिपिड ए है इसका नाम, उसके ऊपर एक शुगर लगी हुई है, उसको बोलते हैं कोर,
और उसके ऊपर एंटीजन्स है जिनको ओ एंटीजन बोलते हैं। अब हम इसी को देखने जा रहे हैं। तो जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है वो किस किस की बनी हुई है, वो बनी है एक लिपिड ए की, कोर पॉलीसेक्राइड की और ओ एंटीजन की, इन तीनों की बनी है। लिपिड ए को देखो तो ये एंटीजेनिक होता है, ठीक है, एंटीजेनिक एंडोटॉक्सिन की तरह काम करता है ये, मतलब इससे डायरिया वायरिया फीवर ये सब आ जाता है अगर ये चला जाए, ठीक है। ये बना किसका होता है, फैटी एसिड और PO4 नेगेटिव का बना होता है। इसमें 2 ग्लूकोजामाइन यूनिट्स होती है। कोर पॉलीसेक्राइड की बात करें तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक नॉन कार्बोहाइड्रेट और एक कार्बोहाइड्रेट। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट है ना, उसमें हेक्सोज और कीटो होता है, कीटो मतलब कीटो डिऑक्सी ऑक्टोनिक एसिड, ठीक है, और एक कार्बोहाइड्रेट मतलब इथोलामाइन होता है। ओ एंटीजन की बात करें तो ये सेरोटाइपिंग ऑफ बैक्टीरिया में काम आता है। जब हमें बैक्टीरिया का वो करना होता है ना आइडेंटिफिकेशन, तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप होता है ओ एंटीजन, सारे बैक्टीरिया का अलग अलग टाइप का होता है, इससे हम सेरोटाइपिंग कर सकते हैं बैक्टीरिया की। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन थिन होती है, वहाँ थिक थी पॉजिटिव में, हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं। नाग नाम होता है, इसमें भी 4 पेप्टाइड होते हैं, एलानाइन, ग्लूटामिक, डैप और डी एलानाइन। पेरिप्लाज्मिक की बात करें, पेरिप्लाज्मिक स्पेस ये थिक होता है, वहाँ थिन था, क्योंकि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और वहाँ पे सेल वॉल से मेम्ब्रेन था। स्ट्रक्चर की देखें तो ये पहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये उसका सेल वॉल, ये भी सेल वॉल, इसके अंदर ये लिंकेज 5 ग्लाइसिन वाई से जुड़े रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर लिपिड ए, ये रही लिपिड ए की मेम्ब्रेन, उसके ऊपर कोर प्रोटीन है, कोर पॉलीसेक्राइड है, जिसके अंदर हेक्सोज है, कीटो है, कीटो क्या था, कीटो डिऑक्सीऑक्टोनिक एसिड। कीटो किससे अटैच है, इथोलोनामाइन, जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट था, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट, ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट, ये मिलकर कोर बना रहा था। उसके ऊपर एंटीजन रेफेनोज, मेनोज, ग्लेक्टोज, ग्लूकोज जो भी लगा होगा वो एंटीजन्स आ जाएंगे हमारे, ठीक है। और इसके अंदर नेगेटिव में ना लाइसिन टाइप नहीं मिलती, लाइसिन XY ये नहीं मिलता, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, डैप टाइप मिलती है, ये डैप है ना इससे अटैच होगा, लाइसिन इसमें नहीं है, यहाँ गलती से लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर लाइसिन भी मिलती है और डैप भी मिलती है, ठीक है। ये हो गई हमारी। अब हम आगे चलते हैं, हमने क्या देख लिया था, हमने ये देख लिया था माइक्रोप्लाज्मा में माइक्रोलिक एसिड होता है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरिन देख लिया था, जिसमें नाग और नाम देखे थे। आर्चिया में क्या होता है, म्यूरिन कैसा होता है, स्यूडो मतलब फॉल्स होता है, स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। तो मतलब क्या है इसका, ये देख लेते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं, इसमें नाम की जगह नैट होता है। नैट क्या होता है, नाम क्या था, एन एसिटाइल ग्लाइकोजामाइन, ये क्या होता है, एन एसिटाइल टेलोसामाइन यूरोनिक एसिड, ठीक है। इसमें इसलिए इसको स्यूडोमेरीन कहा है, प्लस इसके साथ नाग होता है। वहाँ क्या था, नाम प्लस नाग, और इस नाम के ऊपर सारा टेट्रापेप्टाइड था ना, बट यहाँ नाम को हटा दिया और NAT नाट कर दिया, इसलिए स्यूडोमेरीन है, ठीक है। और इसके पास भी, अब इसके पास क्या सीन होता है, अब ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। वहाँ पे तो हमारा बॉन्ड क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो जाता था ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो β14 था। लेकिन आर्चिया में क्या है, ये जो एंटीबायोटिक है लाइसोजाइम के एक्शन से ना, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि इसके पास β14 लिंकेज ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास β13 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अंदर सारे के सारे एल अमीनो एसिड्स होते हैं, वहाँ पे डी एलानिन था ना, यहाँ पे वो एलानिन है, ठीक है। फिर इसमें मिथेनोकॉन्ड्रोटिन होता है, जैसे वहाँ पे टिकोइक विकोइक एसिड था, यहाँ पे मिथेनोकॉन्ड्रोटिन है। वहाँ पे सारे कैसे थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वगैरह बन रहे थे, एस्टर्स थे। यहाँ पे ईथर बॉन्ड बनता है लिपिड आइसोप्रीन यूनिट का। ये ईथर बॉन्ड भी अभी सेल बायो में हम आगे देखेंगे कहाँ कहाँ होता है, आइसोप्रीन यूनिट क्या होती है। डायटम्स की बात करें तो इसमें इसकी जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी होती है। एल्गे की बात करें तो उसमें सेलुलोज की बनी हो सकती है, प्लस में पैक्टीन कॉम्प्लेक्स जैसे ग्लेक्टन, मेनन, कैल्शियम पैक्टेट, मिनरल्स इनकी बनी होती है। फंगल की बात करें तो उसमें काइटिन होता है, प्लस नाइट्रोजिनस पॉलीसेक्राइड नैग भी होता है। प्लांट की बात करते हैं, प्लांट थोड़ा सा बड़ा है इसमें। प्लांट सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टीन, प्रोटीन, लिग्निन, मिनरल्स, कैल्शियम वो पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट और सिलिकेट की बनी होती है। अब प्लांट को अगर मैं देखूँ तो उसमें सबसे पहले क्या बनती है, मिडल लेमिना बनती है। जैसे हमारी ना ये सेल है, जब सेल डिवाइड होता है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ठीक है, इसके बीच में ना सेल प्लेट आती है, ठीक है। इस सेल प्लेट पे गोल्जी, ER और माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, ऐसे से आके अपना डिपोजिशन करते हैं, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करके रखता है, फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। और ये क्या बन जाता है फाइनली हमारा मिडल लेमिना। तो उसकी बात कर रहे हैं, ये मिडल लेमिना बना, वो क्या काम करता है, सीमेंटिंग का काम करता है, किससे, एडजेसेंट सेल से। मैंने बताया था ना कि अब ये तो 2 ही सेल बनेंगे ना, अगर मिडल लेमिना यहाँ आ चुका है, ये अलग सेल मिल जाएगा दूसरा, तो ये सीमेंटिंग का काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैक्टिन एंड लिग्निन होता है। इस मिडल लेमिना में क्या होता है, पैक्टिन एंड लिग्निन होता है। और इसमें 1 मिनट इतना छोटा कर लेती हूँ, ये लो, अब ठीक है। हाँ, मिडल लेमिना है, सीमेंटिंग का जेलिंग एजेंट का काम करता है ये अपने किससे, एडजेसेंट सेल से, जिसके पास क्या होता है, पैक्टिन एंड लिग्निन होता है इस मिडल लेमिना में, ठीक है। और किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट। तो पैक्टिन आ गया, लिग्निन आ गया और ये पैक्टेट्स आ गए। उसके बाद बनता है इसके ही जस्ट साइड में क्या बनना शुरू हो जाता है, जैसे मिडल लेमिना यहाँ है तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी वॉल बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये मिडल लेमिना ये रहा, इसके यहाँ पे प्राइमरी वॉल बननी शुरू हो जाती है। प्राइमरी वॉल की बात करें
प्राइमरी वॉल की बात करें तो ये जस्ट सेल डिवीजन हुई है ना, उसके जस्ट आफ्टर बन जाती है। और इसमें क्या होता है, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। ये कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे इसमें। पैरेन्काइमा जहाँ पे ग्रोथ होती है वही चीज़ तो लिविंग होती है, तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। इसके बाद कौन बनता है, इसके बाद बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल 1 बनती है, 2 बनती है, 3 बनती है, जिसमें से जो 2 है ना ये सबसे थिक होती है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी वॉल कैसी होती है, मल्टी लेयर होती है, देख लिया 1 2 3। इसमें क्या होता है, इसमें सारे वो सारी चीज़ें होगी जो वाटर से रेजिस्ट करती है, लिग्निन, सुबेरिन, टैनिन, क्यूटीन, सिलिका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, और ये कहाँ बनती है, ट्रकीट्स में, वेसल्स, फाइबर, कौन कौन से एरिया इंक्लूड होता है, और स्क्लेरेट्स। जब ये यहाँ पे बनती है तो ये मतलब मल्टी लेयर हो चुकी है, और ये रिजिडिटी देगी, और रिजिडिटी कौन सा देता है, डेड टिश्यू। तो ये स्क्लेरनकाइमेटस फॉर्म करती है। यहाँ पे ऊपर पैरेन्काइमेटस फॉर्म हो रहा था प्राइमरी में, सेकेंडरी में स्क्लेरन होता है। टर्शियरी किसका बना होता है, जाइलिन का। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये बस ये छोटी सी नॉर्मली इन्फो है। सेलुलोज की बात करें ना, सेलुलोज मतलब जिस भी वेल अगर इसमें प्लांट के अंदर सेलुलोज है तो उसका कैसे पता चलाएंगे, सेलुलोज किसका बना होता है, सबसे पहले ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है, ग्लूकोज यूनिट से सेलुलोज बना होता है। एक डाई है कॉर्जिन आयोडाइड, ये अगर हम डालते हैं ना तो जो भी एरिया वॉयलेट कलर से स्टेन ले लेगा वो सेलुलोज होगा। सेलुलोज कौन सा कलर लेता है, वॉयलेट। किस पे, एक मिनट, किस पे लेता है, ये लेता है क्लोरजिन आयोडाइड पे। हेमी सेलुलोज की बात करें तो वो रैबिनोज, जाइलोज, मैनोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज का बना होता है, ये भी यही ले लेगा, वॉयलेट। ठीक है, पेक्टीन की बात करें, ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड, ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड, एसिड्स के बने होता है ये लेता है रुथिनिम रेड, और रेड कलर ही देता है आगे। ठीक है, रुथिनिम। लिग्निन की बात करें तो ये कॉनिफेरल अल्कोहल्स मतलब हाइड्रोक्सीफिनाइल प्रोपेन का बना होता है। ये कॉनिफेराइल अल्कोहल कौन सी है, हाइड्रोक्सीफिनाइल प्रोपेन। इसमें अगर हम फ्लोरोग्लूसिनॉल हाइड्रोक्लोराइड देंगे तो कौन सा, वो रोज़ कलर, रेड सा रोज़ कलर देगा, ये स्टेन लेगा रोज़ कलर का। और अगर यही वाला देंगे क्लोरीजिन आयोडाइड तो ये येलो कलर देगा, वहाँ वॉयलेट दे रहा था, यहाँ पे येलो देगा। किसके केस में, लिग्निन में। ठीक है, लिग्निन येलो में एल आता है ना, लिग्निन। क्यूटिकल सब्सटेंस, फैटी एसिड जितने भी बने होते हैं ना, जो भी चीज़ें फैटी एसिड्स की बनी होगी उसमें कौन सी डाई यूज़ होती है, सुडान 3। ठीक है, ये ऑरेंज कलर दे देती है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल फॉर्म कैसे होती है प्लांट में, देखो सबसे पहले सिंथेसिस के टाइम पे ना सेल प्लेट बनती है। कैसे, गोल्जी, माइक्रोट्यूब्यूल, यार अपना शुगर का जो भी सेल मैट्रिक्स होता है ना वो सारा डिपोजिशन किस पे करते हैं, यहाँ सेंटर में लाके कर देते हैं और सेल प्लेट फॉर्म करते हैं। फिर फर्दर इसको ऑर्गेनाइज कौन करके रखता है, फ्रेगमोप्लास्ट आके ऑर्गेनाइज करता है। फिर इसके अंदर कुछ फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं और मिडल लेमिना बन जाता है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी बताया था। सिक्रीशन, फिर इसमें क्या होती है, डिपोजिशन होना शुरू होता है मटेरियल का, और प्राइमरी सेल वॉल बनती है। और डिपोजिशन में क्या था, यहाँ भी बताया था मैंने, डिपोजिशन किसका, मिडल लेमिना के ऊपर। ये तो इसका बना होता है पैक्टीन, लिग्निन, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट का। और फिर इसमें क्या आता है, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, सेलुलोज, ये सारा ये जो है ना, ये और ये पैक्टेट और लिग्निन, पैक्टिन, ये सारा क्या होता है, यहाँ पे डिपोजिशन होना शुरू होता है। और क्या बनती है हमारी फिर प्राइमरी सेल वॉल। फिर असेंबली होती है, दो टाइप्स हो सकती है, सेल भी हो सकती है, जैसे वाटर पैक्टीन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज, ये अपने आप को असेंबल कर ले एक जगह पे और सेल वॉल बना दे। और दूसरा एंजाइम मेडिएटेड होती है, अगर जैसे उसको करना है, मुझे जाइलन को करना है तो जाइलोग्लूकन, एंडोट्रांसफर ग्लूकोसाइलेज, ईआर और गोल्जी से आते हैं ये एंजाइम, तो ये भी कर देते हैं, या तो अरेंज उससे असेंबल कर देते हैं। फिर चौथा काम आता है इसका एक्सपेंशन का, जिसमें प्राइमरी सेल वॉल हमारी एक्सपैंड होती है, ग्रोथ करती रहती है। ठीक है, फिर उससे अगला पॉइंट है सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन। जो भी इंट्रासेलुलर अंदर से, इस सेल से और इस सेल से जो भी मटेरियल है ना अंदर से, वो जो इंट्रासेलुलर मटेरियल है वो फ्यूज़ कर जाएगा जब प्राइमरी सेल वॉल के साथ, तो क्या बनता है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, और इसमें भी S2 जो है ना वो सबसे थिकेस्ट होती है, मिडल वाली। और कभी कभी क्या होता है, जैसे ये देखो, ये मिडल लेमिना है, इसके यहाँ पे बनी प्राइमरी सेल वॉल, इधर भी बनी प्राइमरी, इसके ऊपर कौन सी बनेगी, सेकेंडरी, जो फ्यूज़ कर जाती है। अब कहीं कहीं क्या होएगा, मैं इसको बैक करती हूँ, आप दिखाती हूँ इसमें। ठीक है, ये है फर्स्ट S1, ये है S2, ये है S3। ठीक है, कई बार ना इसमें कुछ स्पेस होता है, एक मिनट, कई बार ना इसमें कुछ स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, पिट्स, पिटफील्ड बोलते हैं, जो प्लाज्मोडेस्माटा आगे जिसमें से कनेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मोडेस्माटा कैसा होता है, जैसे अगर मेरा एक ये है सेल और एक ये है सेल, तो इसके बीच में ये टी टिब्यूल होता है और ये नैरो रोड होती है, डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं इसको। ये डेस्मोटिब्यूल किसका बना होता है, ये बना होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इस सेल के पास जो भी न्यूक्लियस होगा ना, यहाँ पे न्यूक्लियस के बाद जो ER होगा वही यहाँ पे एक्सपैंड होकर आ जाएगा, सेम ऐसे इस सेल के पास एक्सपैंड होकर आ जाएगा। ठीक है, डेस्मोटिब्यूल बना होता है SCR का, स्मूथ का, क्योंकि रफ वाले पे तो राइबोसोम लगे होंगे। और क्या होता है इसमें, और ये जो मैंने मतलब ऐसे सेल बनाया था ना, अरे ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ना फ्लूइड होता है इस एरिया में, इस फ्लूइड को बोलते हैं एनुलस ऑफ साइटोसोल, ये साइटोप्लाज्मिक स्लीव्स होती है। ठीक है,
और ये ग्रीन कलर का क्या है हमारा डेस्मोटिब्यूल, जो क्या है ER है, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक छोटी सी चीज़ है, माइकोप्लाज्मा के बारे में रह गया था ऊपर, जब जिसमें माइकोलिक एसिड होता है। माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल नहीं होती और ये नेचुरली रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक से। क्यों? जब सेल वॉल ही नहीं है तो बीटा लैक्टम रिंग ही नहीं होगी, सेल वॉल के अंदर ही तो होती है वो रिंग बीटा लैक्टम, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहे होते हैं, क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है। जब वो ही नहीं है तो एंटीबायोटिक बीटा लैक्टम रिंग को ही तोड़ता है, तो इसके पास तो सेल वॉल ही नहीं है, एंटीबायोटिक वर्क किस पे करेगा? तो एंटीबायोटिक से क्या मिल गया? रेजिस्टेंस। सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और ये बिना स्टेरॉल के वो नहीं कर सकते, सर्वाइव, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। स्टेरॉल क्या है? एक वो कोलेस्ट्रॉल है, वैसे बैक्टीरिया में ना कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है, इकलौता माइकोप्लाज्मा जहाँ ये मिलता है। एल फॉर्म क्या होता है? एल का मतलब लैब है, लेबोरेटरी। अगर किसी भी मैंने सेल को ना ट्रीट कर दिया लैब में लाके लाइसोजाइम दिया एंटीबायोटिक से और उसके सेल वॉल रिमूव कर दिए, तो उसको बोलते हैं उस बैक्टीरिया की ये एल फॉर्म है, जिस भी बैक्टीरिया के साथ मैंने ये करा है। प्रोटोप्लास्ट हम किसके रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं? अगर मेरा बैक्टीरिया पॉजिटिव है या फिर प्लांट है मेरे पास सेल, जो मेरे पास सेल है वो ग्राम पॉजिटिव सेल है बैक्टीरिया का या फिर एक प्लांट सेल है, अगर मैंने उसकी सेल वॉल उतार दिया तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। पॉजिटिव और प्लांट के लिए हम प्रोटोप्लास्ट यूज़ करते हैं, ये भी एल फॉर्म ही है अगर मैंने लैब में इसके ट्रीट करके उतार दिए सेल वॉल। स्फेरोप्लास्ट हम नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं, प्रोटोप्लास्ट हम पॉजिटिव के लिए, स्फेरोप्लास्ट हम जब सेल वॉल में नेगेटिव है ना, मतलब हमारा जो भी ग्राम नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके पास ना सेल वॉल तो रिमूव हो जाती है लेकिन उसकी आउटर सेल वॉल तो प्रेजेंट रह जाती है ना, ठीक है। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्फेरोप्लास्ट। और जब सब कुछ रिमूव हो जाए पॉजिटिव में उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। जब लैब में करे तो एल फॉर्म। ये था बस इसमें। उसका देखिए छोटी सी चीज़ है, प्रोकैरियोटिक को हटाओ, यूकैरियोटिक के अगर सेल की बात करूँ, डिफरेंस नहीं बता रही मैं यहाँ पे, डिफरेंस अलग से दोबारा देख लेंगे। यूकैरियोटिक की बात करें तो एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। सेल वॉल होती है, सेल वॉल हमने यूकैरियोटिक में किस में होती है? सेल वॉल प्लांट में ही होती है, बैक्टीरिया की तो हम देख ही चुके हैं, प्लांट की भी पढ़ ली, मिडल लैमिना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी पढ़ ली, इवन जाइलिन की बनी होती है। वैक्यूल स्टोनोप्लास्ट उसकी लेयर और वैक्यूलर सैप होती है। प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है और प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें वो सब प्रोटोप्लाज्म में आ जाएगी, साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियोप्लाज्म भी, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है प्रोटोप्लास्ट में, क्या और प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? यार देखो, मेरा ये सेल है, इस सेल पे ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर ये सारा लिक्विड पड़ा है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस पड़ा है, ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये सारा क्या है? प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है। अगर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाली चीज़ हटा दी, अंदर का सारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूं, सिर्फ न्यूक्लियस को हटा दूं, मैं सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट देखूं, तो ब्लू वाला क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। येलो वाला क्या है? येलो वाला ये है न्यूक्लियोप्लाज्म और ये पिंक वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यही बता रखा है इसमें, प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन और अंदर का सारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को खोला तो उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिला। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? जो बिल्कुल क्लियर पार्ट होता है, जो जस्ट लग रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, हाइलोप्लाज्म। फिर उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स आ जाती है, उसमें डबल, सिंगल और कोई बिना उसके भी होती है, ठीक है, बिना मेम्ब्रेन के भी होती है। सेल इनवल्जेंस बॉडीज़ भी होती है इसमें। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन मटेरियल, ये सब आ जाता है। उसके बाद एक बार प्रोटोप्लास्ट देख लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, प्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म को खोल दिया तो इतना रहेगा, प्रोटोप्लाज्म ये पूरा था सेल मेम्ब्रेन मिला के। साइटोसोल जिसमें ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस ना हो, सिर्फ फ्लूइड है, साइटोसोल वो होता है। न्यूक्लियोसोल उसका न्यूक्लियोप्लाज्म का फ्लूइड, ठीक है। एक ये चीज़ भी कि बैक्टीरिया 0.2 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन है? थायोमार्गेरिटा नेनिवेंसिस, ठीक है, 6 to 7 माइक्रोमीटर का है ये, 600 to 700 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट देखे तो माइक्रोप्लाज्मा, ये तो हमें पता ही है। लार्ज लॉन्गेस्ट यूकैरियोटिक सेल देखे ना, ये तो प्रोकैरियोटिक की बात चल रही थी। अगर मैं लॉन्गेस्ट यूकैरियोटिक सेल देखूँ तो ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट तो न्यूरॉन, स्मॉलेस्ट तो पैरासिनोफाइटा, ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है। बस इसमें यही था।